गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में जो चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स हमारे समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर अपने देख लिए थे। पहला चैप्टर देखा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट और बायोटेक्नोलॉजी सेकंड इन दोनों को देख लिया था, ठीक है। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर होंगे वो देखेंगे इकोलॉजी से, ठीक है। तो आपके पास इस टर्म में केवल दो ही आपके पास चैप्टर हैं इकोलॉजी से। पहला है पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी वाला। तो हम दोनों ही चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो पहले वाले चैप्टर से हम शुरू करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आगे का टॉपिक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है हमारे पास में नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी। और इकोलॉजी के अंदर हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला ही अपना ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे उनको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई इकोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इकोलॉजी को कि इकोलॉजी है क्या, ठीक है। तो देखिए मेरे पास, मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास में ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन को ऐसे लेके चलते हैं, इस तरह से लेके चलेंगे हम इसके डेफिनेशन को। देखिए, ठीक है, कि हमारे पास जो इकोलॉजी है इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसको लेके चलते हैं। चलिए, तो कैसे लेके चलेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक ऑर्गेनिज्म है, हमने बना दिया ये एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक मोहल्ले में रह रहा है। ये हमने क्या बना दिया, घर बना दिया एक ना, कि ये इस घर के अंदर रह रहा है, ठीक है। ये इस घर के अंदर रह रहा है और ऐसे ही यहाँ पे और भी घर है। हमने एक आध घर और बना लिया, ठीक। चलिए, एक ये घर बना दिया हमने। अब साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास में, जैसे हमने यहाँ दिखा दिया कि भाई घर तो है, अब यहाँ पे कुछ घास वगैरह भी दिखा दी हमने, ठीक। ये घास दिखा दी। चलो एक बड़ा सा एक पेड़ भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पेड़ भी हो गया। और इसी के साथ में हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई हमारे पास में कोई एक एनिमल भी है जो यहाँ पे और रह रहा है, ठीक है। और एनिमल्स को दिखा देते हैं हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में एनिमल्स हैं, है ना, ठीक है। ये एनिमल यहाँ पर रह रहे हैं हमारे पास। अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, इस एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे? देखिए, इस एनवायरनमेंट के अंदर घर भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, जीव भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे ये रह रहा है वहाँ पे हवा भी होगी। जैसे यहाँ पे क्या बह रही है? नदी बह रही है, देखिए, ठीक है। हमने दिखा दिया एक नदी बह रही है, तो वहाँ पे नदी भी बह रही है, ठीक है। ये भी उपस्थित है। तो नदी है, हवा है, पानी है, धूप है। हमने दिखा दिया भाई यहाँ पे एक सूरज भी है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? एक सूरज भी है। हमने सूरज को भी दिखा दिया, सूरज भी यहाँ पर उपस्थित है। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये जितने भी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है, चाहे ये सूरज हो, है ना, चाहे ये सूरज हो, ठीक है, चाहे ये एनिमल हो, चाहे ये नदी हो, चाहे ये पेड़ हो, ये वाला पेड़ हो, ठीक है, या दूसरे जो लोग हों हमारे पास में, ये क्या करेंगे? इस जीव के ऊपर प्रभाव डालेंगे, इस जीव के ऊपर प्रभाव डालेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास ये जो जीव है इकलौता नहीं है, यहां पर हमारे पास में बहुत सारे मतलब मानव हैं। एक मानव नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे मानव हैं। तो हमें क्या देखना है? ये जो हमारे पास में इतने सारे मानव हैं, इन मानव का
इसके साथ में कैसा संबंध है, इन मानव का इसके साथ में कैसा संबंध है, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। और साथ ही साथ इनके वातावरण के साथ इसका क्या संबंध है, समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। मतलब हमारे पास में ये जो जीव है, इस जीव का अपने वातावरण के साथ और साथ ही साथ दूसरे जीवों के साथ किस प्रकार के संबंध है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। समझ में आया ना, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां पे समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, अच्छे से डेफिनेशन नोट करिएगा आप। चलिए हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास में जो इकोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन क्या बन के आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन बन के आती है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस the study of interactions among organisms and between ठीक है, between the organisms and ठीक है, and the environment ठीक है। तो यही बन जाता है हमारा क्या, इकोलॉजी। तो मतलब हम क्या बताते हैं, जीवों के मध्य तथा उनका अपने वातावरण के साथ, जीवों के मध्य तथा उनका अपने वातावरण के साथ जो संबंध होता है, उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर जब हम बात करते हैं तो कितने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में जो है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इकोलॉजी डील्स विद 4 different levels of biological ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल होते हैं। अब 4 कौन कौन से लेवल होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है हमारे पास में पॉपुलेशंस, तीसरा हमारे पास होता है यहां पर कम्युनिटीज। ऑर्गेनिज्म्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड लास्ट आता है यहां पर हमारे पास बायोम्स। तो देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 4 लेवल हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीज को हम लोग कंसर्न करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो देखिए ऑर्गेनिज्म को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा मैं आपके साथ में। हम क्या करते हैं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, हम कहते हैं होमो सेपियंस
सेपियंस। हम क्या हैं? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक नेम है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीसीज को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को। अब इस स्पीसीज के अंदर आप क्या है? आप उस स्पीसीज का एक जीव है। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आया? किसी भी स्पीसीज के हर एक इंडिविजुअल को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम आसानी से बता देते हैं यहां पर क्या, कि किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो अब हम इसके अंदर बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया किसी भी प्रजाति के एक इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। सॉरी, किसी भी प्रजाति के एक इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीव कहते हैं। जीव की खासियत क्या होती है? वो प्रजनन कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो जीव है वो अपने एनवायरमेंट पे भी प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ ठीक है, जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर भी जीव प्रभाव डालता है। तो हम क्या बताते हैं कि जीव के ऊपर सीधे तौर पर एनवायरमेंट का इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे यहां पे क्या? पॉपुलेशन की। हम किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशंस की बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास में क्या होता है, तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या, जनसमूह, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो पॉपुलेशन बेसिकली कैसे हम बताएंगे यहाँ पे कि पॉपुलेशंस क्या होती हैं? तो आप ये मान के चल लीजिए कि जो मेरे पास जीव है ना, तो एक ही प्रजाति के जीव जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो नंबर बनाएंगे। तो किसी भी प्रजाति के जीव जिस जगह पे एक साथ रह के इकट्ठे होते हैं वो उस स्थान पर उस प्रजाति की जनसंख्या को प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आठवीं कक्षा के अंदर अगर अभी हमारे पास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस कक्षा की मानव की जनसंख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 10। तो उसको कौन बना रहा है? आप सभी लोग, है ना। तो यही चीज हम लोग बताते हैं इसके अंदर कि पॉपुलेशन क्या हो जाता है। तो पॉपुलेशन हम क्या बताते हैं? देखिएगा, पॉपुलेशन को बताते हैं कि किसी प्रजाति के इंडिविजुअल, किसी प्रजाति के इंडिविजुअल एक साथ जिस स्थान पर रहते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तथा आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, उस प्रजाति की पॉपुलेशन को बनाते हैं, उस प्रजाति की पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो समझ में आ गया ना हमारे पास में कि पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं। भाई आपके मोहल्ले का नाम मैंने कहा कि क्या कहते हैं, राम गली है आपके मोहल्ले का नाम ना। तो ये जो राम गली है, इस राम गली के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो एक ही पानी के स्रोत का उपयोग करेंगे, एक ही लाइट के स्रोत का उपयोग करेंगे, एक ही जगह से प्रकाश का उपयोग करेंगे, ठीक है, एक ही प्रकार की हवा का उपयोग करेंगे। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं? सेम लाइट को शेयर कर रहे हैं, सेम पानी को शेयर कर रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर लिया। अब मान लीजिए उस एरिया के अलावा, ठीक है भाई, हम तो क्या है, हम लोग एक डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो चुके हैं? हम लोग थोड़ी समझदार हो चुके हैं, सोशल हो चुके हैं, तो हम अपनी पड़ोसन के साथ शादी नहीं करते,
ठीक है, उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन जानवरों में तो ऐसा होता नहीं है। जानवरों में क्या होता है कि जो उनके साथ रहते हैं वो उन्हीं के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास बन के आती है पॉपुलेशन की परिभाषा। तो उम्मीद करता हूं कि यह परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करें इनकी, तो हमारे पास में जो होता है, ठीक है, कि हमारे पास मान लीजिए अगर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे दूं आपको ना, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ले लूं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक फॉरेस्ट है, वहां पे डियर रह रहे हैं, तो डियर की जो संख्या है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम बता दें तो क्या, ग्रुप ऑफ डियर, ग्रुप ऑफ डियर लिविंग इन अ फॉरेस्ट, लिविंग इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब एक जंगल में रहने वाले हिरण। ठीक है, तो जो आपके पास में हिरण का समूह क्या कहलाएगा, हमारा पॉपुलेशन को प्रस्तुत करेगा। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कम्युनिटी, कि हमारे पास कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी को समझते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर कम्युनिटीज। चार थे ना हमारे पास, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां पर कम्युनिटीज। कम्युनिटीज क्या होती है, तो देखिए हम लोग बात करें कम्युनिटीज की, तो कम्युनिटीज को कैसे बताएंगे, कम्युनिटी क्या होती है। आप कह सकते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में, जैसे मान लेते हैं कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, और यह क्लासरूम का भी एग्जाम्पल नहीं लेते, हाँ, जैसे मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक जंगल है, या जंगल भी बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। जैसे एक पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड के अंदर हमारे पास में प्रोटोजोआ भी देखने को मिलेगा, है ना, उसके अंदर प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, उसके अंदर एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। अब एनिमल्स के अंदर कोई बहुत बड़ी मछली है, कोई बहुत छोटी मछली है, कोई वहां पे आपको श्रिम्प भी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको पायला भी देखने को मिलेगा, घोंगा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ ओमनिवोर्स हैं, ठीक है, कुछ कार्निवोर्स हैं, लेकिन सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही स्थान पर बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रह रही हैं, और वो पॉपुलेशन मिलके क्या बना रही है, उस स्थान की कम्युनिटी को बना रही है। ठीक है, तो हम कम्युनिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, कम्युनिटी को डिफाइन किया जाता है कैसे, ठीक है, कि जहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक स्थान पर जितने भी आपके पास में पॉपुलेशन रहती हैं, उस स्थान की कम्युनिटी को बनाती हैं। तो किसी स्थान पर किसी समय पर, किसी स्थान पर किसी समय पर एक साथ एक साथ एक साथ रहने वाली, एक साथ रहने वाली डिफरेंट पॉपुलेशन, रहने वाली डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन उस स्थान की कम्युनिटी को प्रदर्शित करते हैं, कम्युनिटी को प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं, तो वो उस स्थान की कम्युनिटी को प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे इनकी जब ये आपके करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ये क्या करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से यहाँ पर परस्पर क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि कई प्रकार के प्रजातियों की पॉपुलेशंस एक साथ एक स्थान पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं
ठीक है। तो किसी भी पॉन्ड के अंदर पाए जाने वाली सभी पॉपुलेशन क्या बनाएंगी, ठीक है, वो हमारे बनाएंगी क्या, उसका, ठीक है, क्या बनाएंगी, कम्युनिटी। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, किसी पॉन्ड में रहने वाले सभी जीव उस पॉन्ड की पॉपुलेशन, उस पॉन्ड की पॉपुलेशन को बनाते हैं, है ना, क्या करेंगे, उस पॉन्ड की पॉपुलेशन को बनाते हैं। सॉरी, पॉपुलेशन नहीं डियर, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, पॉपुलेशन नहीं बताएंगे, यहाँ पे हमें क्या बताना है, उस पॉन्ड की, ठीक है, कम्युनिटी को बनाते हैं, पॉपुलेशन नहीं, उस पॉन्ड की कम्युनिटी को बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में कम्युनिटी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लास्ट क्या था हमारे पास, बायोम। ठीक है, तो बायोम क्या होता है, बायोम आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में बहुत बड़े बड़े जो इलाके होते हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम आ जाए, हम उनको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। तो जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में आपकी फ्लोरा और फोना पाए जाए, बहुत बड़ा एरिया हो जाए और बहुत बड़े अमाउंट में हमारे पास में फ्लोरा और फोना पाया जाए, वो कहलाता है बायोम। बेसिकली बायोम जो होता है हमारे क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं डियर कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रफ कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या, बायोम। ये आखिरी है हमारे पास में, आखिरी लेवल है बायोम। ठीक है, तो बायोम को अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, भाई हमारा स्टूडियो कहाँ है, हमारा स्टूडियो देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर किस स्थान पर है, ठीक है, देहरादून के अंदर हमारे पास में जो ये स्टूडियो है, ये आपका, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ भाई हमारे यहाँ देहरादून के अंदर, ये रायपुर के पास में है, रायपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसा ये एरिया है रायपुर, देहरादून के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से इस एरिया के अंदर बहुत सारे ह्यूमन रहते हैं, वैसे ही जितने भी आपके पास में एरिया प्रेजेंट है देहरादून के अंदर, उन सभी के अंदर ह्यूमन प्रेजेंट रहते होंगे। तो जितने यहाँ पे पेड़ पौधे प्रेजेंट है, ऐसे ही हर एक के अंदर अपने अपने हैं। मतलब मान के चल लीजिए कि मेरे पास में ये एक देहरादून है। ठीक है, अब इस देहरादून के अंदर एक रीजन आ गया रायपुर, है ना, एक रीजन मेरे पास में जैसे आ गया यहाँ पे, अगर मैं कह देता हूं राजपुर। ठीक है, एक कह दिया भाई मैंने यहाँ पे सहस्त्रधारा, एचडी से लिख दे रहा हूं सहस्त्रधारा। एक रीजन यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं तो आ गया प्रेमनगर, है ना। ऐसी अगर मैं कहूं तो एक रीजन आ गया मेरे पास में आपका ये निरंजनपुर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास में 10 ह्यूमन है, ठीक है, 10 एनिमल है, प्लस 10 प्लांट है। मान लीजिए यहाँ पे 20 एनिमल हैं प्लस 20 प्लांट हैं, यहाँ पे 2 एनिमल हैं प्लस 10 प्लांट हैं, यहाँ पे आपके 50 आपके एनिमल हैं प्लस 50 प्लांट हैं, है ना। यहाँ पर आपके 25 एनिमल हैं प्लस 2 प्लांट हैं। ठीक है, 2 प्लांट हैं। तो हर एक के पास देखिए आप कितना है, 10 इसके पास है, 20 इसके पास है, 2 इसके पास है, 50 इसके पास है, ठीक है, 25 एनिमल इसके पास है। तो हर एक के पास इतनी बड़ी कम संख्या में है। लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूं तो ये जितने भी हैं किसके पास हैं, देहरादून के पास है। ठीक है, तो देहरादून वो पूरा रीजन हो गया जिसके अंदर ये सारी पॉपुलेशन आ गई। तो उसी प्रकार से बायोम भी क्या हो गया, वो सारा रीजन आ गया जिसके अंदर ये सभी छोटे मोटे इकोसिस्टम आ जाएंगे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बायोम। तो बायोम के अंदर हमारे पास में जो जीव होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, जीवों की संख्या बायोम में बहुत ज्यादा होती है। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं तो इसको डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास बायोम की। तो बायोम को बता देंगे, तो हम क्या बताते हैं, किसी स्पीसीज या फिर इसको ऐसे काम करते हैं ना डियर,
थोड़ा सा अलग डेफिनेशन ही बताते हैं, ऐसे नहीं बताते, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं इसके डेफिनेशन को, कुछ इस तरह से लेके चलेंगे। वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में पादप तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई कठिन डेफिनेशन नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आपको याद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो पेपर खराब हो जाएगा। अब पेपर हमें खराब करना नहीं है, तो इसलिए आपको याद करना है, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डियर हमारा जो है यहाँ पर, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब क्या होगा, हम लोग देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसका वातावरण, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे जो जीव है उसके ऊपर उसके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वातावरण के, जो जीव के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तथा उसका एनवायरमेंट, ठीक है। तो डियर हम यहां पर अब देखेंगे जो हमारे पास जीव है उसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट मिलके उसका एनवायरमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम किस प्रकार से बता देंगे उसको, यहां पर हम क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास में एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो हम क्या बताएंगे, किसी जीव के चारों ओर पाए जाने वाले सभी जैविक तथा अजैविक घटक जो जीव पर प्रभाव डालते हैं, मिलकर जीव का एनवायरमेंट, हिंदी में क्या कहेंगे भैया हम उसको, वातावरण बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो डेफिनेशन आ रही है इसमें हम क्या बता रहे हैं, जैविक तथा अजैविक घटक, ठीक है, बायोटिक तथा एबायोटिक कंपोनेंट। तो हम इसी की बात करेंगे। अब हमारे पास में जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से घटक हैं और क्या उनके फीचर हैं, हम उनकी यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहां पर एनवायरमेंट की डेफिनेशन तो मैंने बता दी है आपको कि एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा डियर वो होगा कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण के घटक। तो एक एक करके अब हम लोग सभी घटकों को देखेंगे जो वातावरण के होते हैं और जो जीव पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस हेडिंग को भी नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर। तो पहले तो इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से घटक हैं जो वातावरण को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास वातावरण है, अगर मैं आपसे मोटे तौर पर कहूं, भाई देखिए मोटे तौर पर समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिर डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट, ठीक है। जो एनवायरमेंट है मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंट के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, दो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया एनवायरमेंट। तो इस
एनवायरमेंट में दो चीजें प्रेजेंट है मेरे पास, क्या क्या? बायोटिक, ठीक है, एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो एबायोटिक कंपोनेंट है और जो बायोटिक कंपोनेंट है, इनमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। ये क्या है पूरी तरह से? दीज आर लिविंग। ये कैसे होंगे? जीवित, ठीक है। तो जीवित जो होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट को मिलकर बनाएंगे। ये कैसे होते हैं? दीज आर नॉन लिविंग, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉन लिविंग चीजों को बनाएंगे। अब हमारे पास में जो एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं वो कौन से होते हैं, और जो हमारे पास में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हम एक एक करके सबको जान लेंगे। देखिए एबायोटिक के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें आएंगी उनको मैं बता देता हूं आपको। देखिए एबायोटिक के अंदर हमारे पास में 3 आएंगे, ठीक है। या अगर हम कहें मोटे तौर पर तो, ठीक है, मोटे तौर पर हमारे पास 2 आएंगे। पहला होगा फिजिकल, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास में केमिकल। अब केमिकल के अंदर भी 2 हो जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से? ऑर्गेनिक और आखिरी इनऑर्गेनिक। तो ये हमारे पास में हो जाएंगे। बस इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग जो है आज का लेक्चर अपना समाप्त भी करेंगे। तो आज हमारे पास में जो मेन टॉपिक रहेगा अभी वो रहेगा एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के घटकों को पढ़ने के बारे में, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे। चलिए, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं और आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एक करके सभी घटकों को, ठीक है। तो पहले यार हम देख लेते हैं इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट। पहले क्या देख लेते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये क्या होते हैं पहले तो हम उसको समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि ये इसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे? सभी सभी नॉन लिविंग, सभी नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? जो जीवित नहीं है, ठीक है। सभी नॉन लिविंग थिंग्स, सभी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के एबायोटिक, के एबायोटिक कंपोनेंट्स को बनाती हैं, ठीक है, को बनाती हैं। अब हमारे पास में जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, इसकी अगर हम बात करें, ये फिर से 2 कैटेगरीज के अंदर जाता है, ठीक है। अभी बताया था यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट भी हमारे पास में 2 प्रकार के होंगे। तो पहला हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या आ जाता है? फिजिकल। फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक घटक, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसमें विभिन्न घटक, विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं, विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब देखिए कौन कौन से घटक है जो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के अंदर देखिए यहां पर क्या आएगा? लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश के बाद आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद आता है ह्यूमिडिटी। क्या आता है आपका? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद इसके अंदर आपके पास आता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद आता है प्रेशर,
प्रेशर एंड सॉइल, आखिरी होता है सॉइल। तो देखिए हमारे पास में ये चीजें हैं। अब जो लाइट है, लाइट की अगर हम लोग बात करें, देखिए लाइट का हमारे पास में क्या इम्पैक्ट रहता है, इसकी हम बात करें। देखिए मैं एक एक करके सबको समझा देता हूँ आपको ना, कि यहाँ पे इनका क्या इंपॉर्टेंट रहती है, फिर मैं इसके बारे में आपको अलग से नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज तो हम लोग लाइट की बात कर लेते हैं कि जो लाइट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, है ना। और बाद में हम लोग बात करेंगे सभी घटकों की एक एक करके। तो सबसे पहले अगर मैं लाइट को लेके बात करूं, तो जो लाइट होती है वो पादपों के लिए अति आवश्यक होती है, और खाली पादपों के लिए नहीं, हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए अति आवश्यक होती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो प्रकाश ही है, ठीक है। तो ज्यादातर सभी गतिविधियों के लिए हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब सूर्य के प्रकाश में कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं, जैसे हमारे पास सूर्य का प्रकाश आता है तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश के हिसाब से कुछ जीव ऑटोट्रोफिक हो जाते हैं, कुछ जीव हेट्रोट्रोफिक हो जाते हैं। ऑटोट्रोफिक वो हो जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते, ठीक है, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो वो हेट्रोट्रोफ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ की खासियत ऐसी होती है डियर, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट की इंटेंसिटी पे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डार्क एरियाज में रहते हैं। देखा हो ना, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो छायादार स्थानों में मिलते हैं, जैसे फर्न हो गया। फर्न ज्यादातर कहाँ मिलेगा, जो छायादार स्थान होंगे ऐसे स्थानों पर मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चटकीले में, जो तेज धूप आ रही है वहां पर रहते हैं, जैसे हमारे पास में जो आपका सनफ्लावर हो गया। सनफ्लावर ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पे आपकी तेज धूप आएगी, हल्की धूप में वो वृद्धि नहीं करता, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है लाइट के ऊपर, जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया सनफ्लावर। सनफ्लावर तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर, ठीक है। अब कुछ हमारे पास में एनिमल भी ऐसे होते हैं जो प्रकाशीय की गतिविधियों के हिसाब से ही अपने सीजन को डिसाइड करते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है, सीजनल वेरिएशन जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। कुछ जो है रिप्रोडक्शन करते हैं अलग अलग फेजेस में लाइट की, कुछ जो है अलग अलग लाइट की फेजेस के अंदर माइग्रेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो प्रकाश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब प्रकाश के बाद आता है डियर किसका, टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो टेम्परेचर है ये क्या है, किस प्रकार से प्रभाव डालता है, तो देखिए हमारे पास में जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इन्वायरमेंट में उपस्थित इकोसिस्टम का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर सीधा डिसाइड कर लेता है कि इस वातावरण में रहने वाले जीव कैसे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो लैंड है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो तो आपका सीजनली वेरी करता है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो कुछ समय पहले हमारे उत्तरकाशी का टेम्परेचर माइनस में चल रहा था, और अब हमारा जो टेम्परेचर चल रहा है वो 10 से 15 डिग्री पे आ गया, और आने वाले समय में जून जुलाई तक वो हमारा 20-22 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, माइनस से 20-22 तक डिग्री तक पहुंच रहा है। तो क्या जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी बदलता है। तो टेम्परेचर जो है सीजन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब साथ ही साथ जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर के अंदर एक चीज और देखी जाती है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं आपके इक्वेटर, ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी के इक्वेटर से इधर या उधर चलेंगे पोल्स की तरफ, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा तापमान होता है ना। और अगर हम इक्वेटर से इधर से उधर की तरफ चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास जो इक्वेटर है, मैं इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चला जाऊं या फिर थोड़ा सा साउथ की तरफ चला जाऊं, तो उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा बहुत ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा, इवन माइनस में पहुंचने लगेगा, ठीक है। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई पाया जाता है, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा समुद्र की गहराई में पहले चले जाएं तो वहां पे हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा। अगर हम किसी वॉल्केनो के आसपास पाए जाने वाले जो पानी के स्रोत होते हैं वहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। और जो टेम्परेचर होता है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों?
क्योंकि जीव के अंदर सभी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। और सभी एंजाइम किसी ना किसी विशिष्ट टेम्परेचर पर ही नियंत्रित रहते हैं। अतः अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब भी काम नहीं चलेगा, अगर कम हो जाएगा तब भी काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जो टेम्परेचर होता है ये स्पीसीज के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर स्पीसीज के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है, तो उसी प्रकार से हमारे पास में जो प्रजातियां हो जाती हैं वो अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं। तो कुछ आपको ऐसे जीव मिलेंगे जिनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत बड़े टेम्परेचर की रेंज पर भी सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे जीव जिनके ऊपर टेम्परेचर की बहुत बड़ी रेंज भी उनको खत्म नहीं कर सकती, उसके अंदर भी वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए ना, वो इसी का एग्जांपल हो गए। जबकि ऐसे जीव जो केवल छोटी सी ही रेंज के अंदर टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं, उससे ऊपर वो या नीचे मर जाएंगे, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके स्टेनोथर्मल जीव। तो जैसे हमारे पास क्या हो गए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, और जो हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने तापमान को खुद से नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब टेम्परेचर के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। अगर हम आर्द्रता की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या करता है, ये आपका डिसाइड करता है कि हमारे पास में पादप की वृद्धि कैसे होगी। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम ह्यूमिडिटी पे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे पास में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पादप होते हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में रहते हैं, जबकि हमारे पास में जो पहाड़ों पर रहने वाले पादप होते हैं वो कम ह्यूमिडिटी पे रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन। तो देखिए, प्रेसिपिटेशन वाकई कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेशन एक ही चीज है जिसको हम कहते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन अपने आप में वाटर कंटेंट का मतलब होता है, ठीक है। मतलब वर्षा की बात कर लीजिए, स्नोफॉल की बात कर लीजिए, तो किसी भी जगह पे पानी तभी आएगा जब क्या होगा, बारिश होगी या फिर बर्फ होगी, ठीक है। अगर किसी स्थान पर बर्फबारी नहीं हो रही है, किसी स्थान पर वर्षा नहीं हो रही, तो पानी वहां पे नहीं आएगा। आप कहेंगे जी वहां पे जो है नदी से तो पानी आ जाएगा, तो बेटा जो नदी से जहां पे पानी जा रहा है वहां पे वर्षा के थ्रू नदी बन रही होगी या फिर बर्फ के पिघलने से बन रही होगी। तो इसलिए पानी का जो मुख्य स्रोत होता है हम कह सकते हैं वो प्रेसिपिटेशन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, जो वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन की शुरुआत भी कहाँ से होती है, जल से ही हुई थी। तो पहली बार जो जीवन पनपा था वो हमारे किसी जल के स्रोत के अंदर ही पनपा था, ठीक है। अब जो हमारे पास जल है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होगी जब जल होगा। अगर जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जल होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ना कि हमारे कोशिका के अंदर, क्या हमारे शरीर के अंदर भी लगभग 70% पानी पाया जाता है ना। तो ये जो जल होता है हमारे लिए, ये प्रोटॉन का सोर्स का भी काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स का भी काम करता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की भांति भी कार्य करता है, जो लगभग सभी प्रकार के रसायनों को घोलने में सक्षम होता है। इसलिए तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा तरल पाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं अपने एक्वाटिक सिस्टम के अनुसार, ठीक है। कुछ देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे रहते हैं। जैसे हमारे पास में समुद्र हो गया, समुद्री झील हो, मतलब जो आपके खारे पानी की झील हो गई उसके अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो मीठे पानी के स्रोतों में रहते हैं, जैसे मीठे पानी में पाए जाने वाली मछलियां हो गई हैं, जैसे गंगा जल में पाई जाने वाली मछलियां हो गई हैं, ठीक है। या दूसरी हमारे आसपास की नदियों में जो कहाँ से आ रही हैं, जो ऊपर के ग्लेशियर से बन के आ रही है, उनके अंदर पाए जाने वाली मछलियां हो गई हैं, वो मीठे पानी की मछलियां हो गई हैं। अब बेसिकली हम लोग मीठा पानी, खारा पानी किसको कहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि किसी पानी के अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती नहीं है और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो कारण यह है कि देखिए, सॉल्ट तो हर पानी में प्रेजेंट है,
चाहे वो मीठा पानी हो चाहे खारा पानी हो, बस उनकी जो मात्रा है ना सॉल्ट की, उसकी परसेंटेज की बात है। देखिए हमारे पास जो मीठा पानी होता है ना, उस मीठे पानी के अंदर लगभग 5% सॉल्ट पाया जाता है। जबकि हम समुद्र की बात करें तो समुद्र के अंदर हमारे पास 30 से 35%, ठीक है, सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें तो ऐसे इलाके जहां पर जो नमकीन दलदल पाई जाती है वहां पर इसकी मात्रा 100% से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो लंबे समय तक सलाइन वाटर में नहीं रह सकता, मतलब नमकीन पानी में नहीं रह सकता, और जो आपका नमकीन पानी में रहने वाला जीव है वो मीठे पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसी प्रकार के वातावरण में ढाल रखा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें नमक की परसेंटेज के हिसाब से जीवों की, तो हमारे पास में दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं यूरी हेलाइन और दूसरे होते हैं आपके स्टीनोहेलाइन। यूरी हेलाइन वो जीव होते हैं जो कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे रह सकते हैं, और स्टीनोहेलाइन वो जीव होते हैं जो लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे रहते हैं। ठीक है, अब हम देखें इसके अंदर आगे बात करेंगे। लास्ट क्या बचा हमारे पास, सोइल है और प्रेशर है। तो प्रेशर की तो मैं बात नहीं करता, मैं यहाँ पे आपके लिए सोइल की बात करता हूँ। ठीक है, कि सोइल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मतलब उसके ऊपर। तो देखिए सोइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर सोइल नहीं होगी तो जीवन भी नहीं हो पाएगा। क्यों, देखिए हमारे पास जो प्लांट है वो कहाँ ग्रो करता है, हवा में क्या कोई पादप उग सकता है, नहीं जी। क्यों, पादप कहाँ उगता है, फिर पादप उगता है सॉइल के अंदर, पादप कहाँ उगता है, सॉइल के अंदर उगता है। तो फिर ऐसा क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कारण ये है सॉइल का, क्योंकि हमारे पास जो पादप होता है ना, पादप को अपने जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सोइल जो होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। ठीक है, तो सोइल क्या बन जाती है, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है इसका। ठीक है, इसलिए हमारे पास में एबायोटिक कंपोनेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। फिजिकल में हम लोग इसीलिए रख लेते हैं क्योंकि ये इसके पार्टिकल्स के हिसाब से ना, पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से, लेकिन केमिकल नेचर के हिसाब से ये अलग टाइप का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास में फिजिकल मैंने आपको सारे बता दिए। फिजिकल के बाद में फटाफट से हम लोग देखते हैं बाकियों को। तो केमिकल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, केमिकल के अंदर मैंने आपको बता दिया है जल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स में। केमिकल कंपोनेंट्स ये क्या है, दूसरा है हमारा केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स की हम लोग बात करें यहाँ पे क्या क्या हमारे पास आ जाते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। तो केमिकल कंपोनेंट्स के अंदर तो पहला तो हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक, है ना। पहले क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड कर देंगे, देखिए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर मैं आपके पास ऐड कर दूंगा यहाँ पर, जैसे कार्बन। कार्बन अपने आप में ऑर्गेनिक नहीं होता, याद रखिएगा, जब तक कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हो तब तक। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी अपने आप में इनऑर्गेनिक है, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे फोस्फोरस। ठीक है, जैसे सल्फर, है ना, जैसे जिंक। ठीक, जैसे वाटर। ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसकी तरह से कहते हैं, काम करते हैं, वर्क्स एज न्यूट्रिएंट्स एंड कोफैक्टर। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स तथा कोफैक्टर्स की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में केमिकल के अंदर इनऑर्गेनिक। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अब क्या, इनऑर्गेनिक। तो दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी डियर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे हमारे पास जैव अणु। क्या आ जाएंगे, इसमें जैव अणु सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होता है, जैव अणु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब जैव अणु के अंदर डियर क्या क्या हो जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैव अणु के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, देखिए हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना,
ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया लिपिड्स, जैसे प्रोटीन्स हो गया हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके मीथेन हो गया जैसे मान लेते हैं, ठीक, एटसेट्रा, जो आपके क्या हो गए ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार की हमारे पास में चीजें आती रहती हैं, हम उनको देखते रहते हैं और उनको समझते रहते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूंगा भाई निरंतर पढ़ाई करते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, समय आ रहा है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करनी है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं 28 तारीख से, बीच में होली भी आ गई है। अब ये बड़ा ख़राब लगता है कि जब हमारे पास त्यौहार भी आ जाए और हमारे पास में पढ़ाई करने का टाइम भी ना हो, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, टाइम टाइम की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े थोड़े रंगों के साथ अपनी होली को भी एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।